हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञान विज्ञान एकेडमी। यहाँ हम कक्षा 10 हिंदी मीडियम में विज्ञान सब्जेक्ट के प्रकरण नंबर 1 की जिसका नाम है रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं के बारे में चर्चा करेंगे। परंतु उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पास दिख रहे बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सारे वीडियो आप सरलता से देख सके। तो पिछले अध्याय में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में कुछ देखा था कि संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी होती है, असंतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी होती है और उसके रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण और दैनिक जीवन में उसके उपयोग देखा था। यहाँ हम उसके आगे के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रासायनिक समीकरणों का संतुलन। तो किसी भी रासायनिक समीकरणों में अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर करने की जो प्रक्रिया होती है उसे रासायनिक समीकरणों का संतुलन कहा जाता है, जिसके बारे में हम इस भाग में चर्चा करेंगे। अब हमें पता है कि जो ये अभिकारक है वो ये जो तीर होता है, तीर के जो बाईं तरफ है यहाँ पर अभिकारक लिखा जाता है और ये जो तीर का दाईं तरफ है यहाँ पर उत्पाद लिखा जाता है। अब इससे संतुलन किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में अध्ययन हम इस भाग में करेंगे। अभी उसके बाद बात करते हैं हम समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों करी। तो देखिए, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। अर्थात कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के कुल द्रव्यमान और में अभिकारक के कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान लगभग बराबर रहता है। जैसे कि मैं बात करूं आपको कि मैं किसी एक बंद कमरे में क्या करता हूं कि मैं किसी एक बंद कमरे में मोमबत्ती को जलाता हूं। तो अब मोमबत्ती को मैं जलाता हूँ तो वो क्या होगा, वो पिघल जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि मोमबत्ती का द्रव्यमान खुद का खो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो ये मोमबत्ती है इसने अपना पूरा का पूरा अस्तित्व मिटा दिया, मोमबत्ती का द्रव्यमान का नाश हो गया है। परंतु क्या होता है कि देखिए, ये जो मोमबत्ती है वो क्या करेगा कि देखिए ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह मोमबत्ती जलता है और जब जलता है तो ये CO2 गैस उत्पन्न करता है। मतलब कि इसका एक स्वरूप में से दूसरे स्वरूप में, मतलब कि CO2 में रूपांतरण हुआ है, मतलब कि ठोस अवस्था में से गैस अवस्था में रूपांतरण हुआ है। एक स्वरूप में से दूसरे स्वरूप में केवल रूपांतरण हुआ है, उसका ना ही तो उत्सर्जन हुआ है ना ही उसका नाश हुआ है। इसी प्रकार से जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो भी वही कहना चाहता है कि कभी भी किसी भी द्रव्य को कभी ना उत्सर्जित किया जा सकता है ना उसका नाश किया जा सकता है। केवल क्या किया जा सकता है, इसको एक स्वरूप में से दूसरे स्वरूप में परिवर्तन ही किया जा सकता है, नहीं तो द्रव्यमान का उत्सर्जन या नाश किया जा सकता नहीं है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात परमाणुओं की संख्या हमेशा समान रहती है और इसे ही हम कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। अब देखिए, समीकरणों को हम संतुलित कैसे करेंगे। तो देखिए, समीकरणों को संतुलित करने के लिए हम पहले यहाँ पर देखते हैं हीट एंड ट्रायल विधि के बारे में। देखिए, ये समीकरण को संतुलित करने का सबसे सरल में सरल उपाय है हीट एंड ट्रायल विधि। तो चलिए, इसके सहायता से हम समीकरणों को संतुलित किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक समीकरण दिया गया है जिसका नाम है Fe प्लस H2O दैट गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए, यहाँ पर ये जो समीकरण है संतुलित नहीं है। देखिए, यहाँ पर आप अभिकारक की बात करें तो अभिकारक में Fe का एक परमाणु है जबकि उत्पाद में Fe के 3 परमाणु है, मतलब कि यहाँ पर Fe का परमाणु संतुलित नहीं है। उसी प्रकार से देखिए, अभिकारक में ऑक्सीजन के 1 परमाणु है जबकि उत्पाद में ऑक्सीजन के 4 परमाणु है। उसी प्रकार से अभिकारक में हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और उत्पाद में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, मतलब कि हाइड्रोजन संतुलित है, इसके सिवाय बाकी कोई संतुलित नहीं है। तो इसे हमें संतुलित करना है हीट एंड ट्रायल विधि की सहायता से। तो चलिए, हीट एंड ट्रायल विधि की सहायता से इसको संतुलित कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास जितने भी समीकरण दिए हुए हैं ना उसके पहले उसके चारों ओर सबसे पहले आप बॉक्स कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर जो Fe है Fe के ऊपर बॉक्स कर दीजिए, H2 है H2O को बॉक्स कर दीजिए, उसी तरह से Fe3O4 है उसको भी बॉक्स कर दीजिए और उसी प्रकार से H2 है उसको भी आप क्या कर दीजिए, बॉक्स कर दीजिए। अब बॉक्स करने के पश्चात हम क्या करेंगे कि चरण 2 में हम जो अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या है उसकी संख्या लिखेंगे और उत्पादों में जो परमाणुओं की संख्या है उसकी संख्या को हम लिखेंगे। तो देखिए, हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, जो Fe की बात करते हैं तो देखिए Fe का अभिकारक में कितनी संख्या है। तो देखिए, Fe का जो परमाणु है अभिकारक में 1 है, जबकि आप उत्पाद में देखिए तो उत्पाद में Fe के परमाणु कितने हैं, 3। तो उत्पाद में हम Fe के परमाणु 3 लिख देंगे। उसी प्रकार से आप दूसरे के देखिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करते हैं। देखिए, तो हाइड्रोजन का अभिकारक में संख्या कितनी है वो सबसे पहले देखिए। तो देखिए,
अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या है 2, जबकि उत्पाद में भी हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या है 2। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का चेक करते हैं। तो देखिए अभिकारक में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या है 3, 1, जबकि उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या है 4। तो अब इसका हम आगे सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो देखिए आगे हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन का परमाणु है वो सबसे अधिक है और वो संतुलित नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। तो चलो ऑक्सीजन को हम किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसको हम किस प्रकार से संतुलित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उत्पाद है, उत्पाद में ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि अभिकारक में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन के केवल 1 ही परमाणु है। तो इसको हम क्या करेंगे कि जो H2 है उसको 4 के साथ हम गुणाकार कर देंगे, जिससे क्या होगा कि ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या हो जाएगी 4। देखिए मित्रों यहाँ पर आप H2O को 4 के साथ गुणाकार करके इस प्रकार से इसका गुणज लिख सकते हैं, परंतु आप रासायनिक समीकरण में चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि आप H2O को काउंस में लिख के 4 टाइम्स नहीं लिख सकते जिससे कि ऑक्सीजन 4 हो जाए। ऐसा करेंगे तो आपका रासायनिक समीकरण बदल जाएगा। आप रासायनिक समीकरण को बदल सकते नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया कि जो 4 है उसको मैंने H4H2O के साथ गुणाकार किया, जिससे कि H2O का जो सूत्र है वो बदले नहीं। उसी प्रकार से अब हम आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन तो हमारा संतुलित हो गया, अब हमारे जो दूसरे तत्व है उसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारा अभी समीकरण क्या बन गया है, Fe+4H2O दैट गिव्स Fe3O4+H2। अब देखिए इसको आगे किस प्रकार से संतुलित करेंगे। तो देखिए आगे हम क्या करते हैं कि देखिए अभी हमारे पास हाइड्रोजन और Fe दोनों के दोनों अभी संतुलित नहीं हुए, तो इन्हें हम संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो ये संतुलित किस प्रकार से होंगे उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए उत्पाद में हम पहले देखते हैं। देखिए अभिकारक जो है, अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणु की अब गिनती करिए। तो देखिए 4 दूनी 8, मतलब कि उत्पाद अभिकारक जो है, अभिकारक में हाइड्रोजन के 8 परमाणु है, जबकि अब उत्पाद में देखिए तो उत्पाद में जो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या है वो केवल 2 है, केवल H2 दिया हुआ है। अब H2 के सूत्र में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, तो यहाँ पर 8 करने के लिए हम क्या करेंगे, जो H2 है उसको हम 4 के साथ गुणाकार कर देंगे, तो हो जाएगा 4H2। तो देखिए अब हमारा नया समीकरण कुछ इस प्रकार से बनेगा कि Fe+4H2O दैट गिव्स Fe3O4+4H2। अब देखिए अब इसको और संतुलित करना है। देखिए अब हमारे पास सारे के सारे संतुलित हो चुके हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन संतुलित हो चुका है और हाइड्रोजन संतुलित हो चुका है। अब केवल Fe जो बचा है वो संतुलित नहीं हुआ है। तो Fe को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए जो हमारा उत्पाद है, उत्पाद में Fe के 3 परमाणु है और अभिकारक में Fe के 1 परमाणु है। तो हम क्या करेंगे कि जो अभिकारक का Fe है उसको 3 के साथ गुणाकार कर देंगे, जिससे हम लोगों का अब नया सूत्र बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा 3Fe+4H2O दैट गिव्स Fe3O4+4H2। अब यहाँ पर देखिए हमारे सारे के सारे तत्व संतुलित हो गए। देखिए अभिकारक में Fe के 3 परमाणु है तो उत्पाद में भी Fe के 3 परमाणु है। उसी प्रकार से देखिए अभिकारक में ऑक्सीजन के 8 परमाणु है। देखिए अभिकारक में ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, उत्पाद में भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु है। उसी प्रकार से अभिकारक में जो हाइड्रोजन है उसके 8 परमाणु है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 8 परमाणु है। इस प्रकार से हमारा यह समीकरण संतुलित हो गया और इसी प्रकार से आपको हिट एंड ट्रायल विधि की सहायता से आपको अन्य समीकरण भी संतुलित करने को आएंगे। अब रासायनिक समीकरण को लिखने के हमें निर्देश देखने हैं। तो देखिए रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो क्या क्या हमें निर्देश बताते हैं उसके बारे में हम बातें करते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया लिखने के लिए हम समीकरण को सर्वप्रथम क्या करेंगे कि अभिकारक लिखेंगे और अभिकारक के पश्चात हम ये तीर का निशान लगाएंगे और तीर का निशान लगाने के पश्चात हम क्या लिखेंगे, उत्पादों को लिखेंगे। जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो Cu है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन के पश्चात वो कुछ उत्पाद दे रहा है। क्या दे रहा है, CuSO4+H2 हमें दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर अभिकारक कौन है, तो यहाँ पर Cu और H2SO4 है वो हमारे अभिकारक है। तो सबसे पहले हम अभिकारक को लिखेंगे, उसके पश्चात तीर का निशान बनाएंगे और उसके बाद इसके उत्पाद लिखेंगे जो कौन से CuSO4+H2 है। उसके पश्चात यदि अभिकारकों और उत्पादों की संख्या 1 से अधिक है तो उन्हें 1 से अधिक दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे कि अभिकारकों और उत्पादों के बीच में हम जोड़ का निशान लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 अभिकारक है, मैग्नीशियम है और साथ में ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों के बीच में प्लस का निशान लगाएंगे। जैसे कि Mg+O2, चलो अब Mg+O2 दोनों मिलकर हमें क्या देगा, MgO देगा। तो ट्वाइस MgO हमें यहाँ पर प्राप्त होता
है। तो यहाँ पर एक से अधिक है तो इसलिए इनके बीच में हम प्लस का निशान लगाएंगे। उसी प्रकार से रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। अब ये रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की हमने अलग अलग विधि भी देख चुके हैं। अब रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते समय हमें किसी भी यौगिक का सूत्र बदलना नहीं है। जैसे कि मैंने आपको हीट एंड ट्रायल विधि के सॉल्यूशन में भी बताया था कि जब भी आप रासायनिक समीकरणों का संतुलन करें तो उस समय आप किसी भी रासायनिक समीकरण का सूत्र नहीं बदल सकते। जैसे कि मैं बात करूं H2O का सूत्र H2O ही रहेगा, उसे हम H2O2 या फिर H2O4 ऐसा बदल सकते नहीं है। उसी प्रकार से हम बात करें तो जो छोटे रासायनिक समीकरण होते हैं उसे हमें हीट एंड ट्रायल विधि की सहायता से सॉल्यूशन करना चाहिए। जो भी छोटे रासायनिक समीकरण है उसे हम हीट एंड ट्रायल विधि की सहायता से सॉल्यूशन करना है। उसी प्रकार से हमारा छठा वाक्य इस प्रकार से है कि समीकरणों को संतुलित करने के बाद अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था बताने के लिए उन्हें कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कोई पदार्थ ठोस अवस्था में तो उसे स्मॉल एस के द्वारा दर्शाया जाएगा, जिसका मतलब होता है सॉलिड। यदि कोई पदार्थ लिक्विड अवस्था द्रव्य अवस्था में तो उसे हम स्मॉल एल के द्वारा दर्शाएंगे, जिसका मतलब होता है लिक्विड। यदि कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में तो उसको हम स्मॉल जी के द्वारा दर्शाएंगे, जिसका मतलब होता है गैस। तो देखिए यहाँ पर एक हमें समीकरण दिया है जिसका नाम है CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड दैट गिव्स CaOH ट्वाइस aqueous। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ यहाँ पर बाजू में देखिए तो कोष्टक में आपको लिखा है S का मतलब होता है सॉलिड। यहाँ पर H2O जो लिया है वो लिक्विड है, इसके लिए वहाँ पर L लिखा है। और ये जो विलियन बन रहा है CaOH ट्वाइस वो एक विलियन बन रहा है, इसलिए वहाँ पर aqueous मतलब कि कोष्टक में AQ लिखा हुआ है। अब कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या है कि अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती है। अभिकारक से उत्पाद की तरफ भी बनेगी और उत्पाद से अभिकारक की दिशा में भी चलेगी। तो ऐसी अभिक्रियाओं को दर्शाने के लिए हम डबल एरो का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से हम बात करें तो जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं के लिए हम प्लस ऊष्मा लिखते हैं, और जब भी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती है तो हम तीर के दाईं ओर माइनस ऊष्मा लिखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो देखिए हमारे ये जो समीकरण है इस समीकरण का हम उदाहरण लेते हैं। यदि हमारा ये CaOH सॉलिड प्लस H2O दैट गिव्स CaOH ट्वाइस जो है, अगर वो हमारा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा तो हम तीर के दाईं ओर हम क्या लिखेंगे, प्लस ऊष्मा लिखेंगे उत्पाद की तरफ। और यदि वही ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा तो हम वहाँ पर माइनस ऊष्मा लिखेंगे। उसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि अभिक्रियाओं की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को दर्शाने के लिए हम तीर के ऊपर या नीचे कुछ लिख देते हैं। जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पर एक अभिक्रिया चल रही है, जैसे कि CO गैस प्लस ट्वाइस H2 दैट गिव्स CH3OH मतलब कि मिथेनॉल ले रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमें 340 ATM दबाव की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे दर्शाने के लिए हम उसको ऊपर लिख देंगे। या फिर हमें कोई उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी तो उत्प्रेरक को दर्शाने के लिए भी हम इसी तीर के ऊपर या नीचे हम कहीं पर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आगे बात करते हैं तो रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या क्या रही है उसके बारे में हम बातें करते हैं। तो देखिए तो जो भी रासायनिक समीकरण है उसके बारे में हम बातें करें तो देखिए तो इसकी कुछ विशेषता इस प्रकार से है कि ये पहला विशेषता ये है कि अभिकारक और उत्पाद के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है। जैसे कि अणुओं की संख्या, द्रव्यमान आदि के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उसी प्रकार से हम ये रासायनिक समीकरणों की सहायता से पदार्थ के भौतिक अवस्था के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो ठोस होता है उसके बाजू में सॉलिड लिखा होता है, जो द्रव्य अवस्था में होता है उसके बाजू में स्मॉल एल मतलब कि लिक्विड होता है, जो गैस अवस्था में होता है उसके बाजू में स्मॉल जी मतलब कि गैस होता है, और जो विलयन स्वरूप में होता है उसके बाजू में कोष्टक में स्मॉल AQ लिखा होता है, जिसका मतलब होता है एक्वियस। उसी प्रकार से आगे की बात करें तो अभिक्रियाएं संपन्न होने के लिए हमें ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है, जैसे कि इसके पहले वाले समीकरण में हमने बातें किया। उसी प्रकार से हम बात करते हैं कि जो अभिक्रियाएं होती है ऊष्माक्षेपीय या ऊष्माशोषी होती है या फिर उत्क्रमणीय है उसके बारे में पता चलता है। अब मैंने वजह से बताया कि जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है वहाँ पे तीर के दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखा होगा, और अगर ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी तो तीर के दाईं ओर माइनस ऊष्मा लिखा होगा, और यदि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होगी तो वो तीर डबल एरो दिखाई देता होगा। दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।